यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में पवन के अपरदनात्मक कार्य से बनी स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा है यानी पवन के जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, यानी अपघर्षण, सन्निकर्षण, अपवाहन आदि जो क्रियाएँ हैं, तो उन क्रियाओं के द्वारा जो होता है तो उससे जो है अपरदनात्मक कार्य से, उसके बाद में जो अपरदनात्मक कार्य से जो स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं यानी टोपोग्राफी, यानी तो ये जो है ये किस प्रकार से बनती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से तो यानी सबसे पहले अपन देखेंगे पवन के अपरदनात्मक कार्य से बनी भू आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ, यानी जियोमॉर्फिक फीचर्स मेड बाय इरोजनल वर्क्स ऑफ वाइंड। पवन के अपरदनात्मक कार्यों में सबसे पहले मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यानी पवन जो होता है सामान्यतः शुष्क या मरुस्थलीय भागों में ही अपरदन का कार्य करता है सामान्यतः। तो पवन के अपरदन कार्यों में सबसे पहले मरुस्थलीय क्षेत्र की आकृतियों को ही ध्यान में रखा गया था, परंतु बाद के अन्वेषणों में के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा कई स्थलाकृतियाँ अन्यत्र भी देखने को मिलती हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला जो है वो है वातगर्त या अपवाहन बेसिन, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लो आउट्स और डिफ्लेक्शन बेसिन। डिफ्लेक्शन बेसिन जो है या ब्लो आउट जो है वो किस प्रकार से बनता है, तो सबसे पहले जो है हवा चलती है तीव्र वेग से, तो तीव्र वेग से चलती हैं तो एक ही जगह पे जो तीव्र वेग से टकराती हैं तो वहाँ से जो है जो पदार्थ होते हैं वो जो ढीले जो धरातल पर जो पड़े हुए होते हैं, शेल, बालू, मिट्टी आदि, तो उसको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। तो वहाँ पे जो एक गर्त का जो निर्माण होता है सामान्यतः ये जो होता है वनस्पति विहीन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा जो गर्त जो बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं सामान्यतः वात गर्त या अपवाहन बेसिन। यानी वनस्पति विहीन क्षेत्रों में तीव्र गति से चलती हुई वायु के भंवरे उत्पन्न हो जाते हैं और धरातल पर बिछी हुई कोमल तथा असंगठित शेल को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, जिससे वहाँ एक तश्तरी के समान, यानी जैसे नाव के समान या तश्तरी के समान आकृति बन जाती हैं, जिसे वात गर्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वात गर्त, यानी तश्तरी के समान आकृति बन जाती हैं। धीरे धीरे इन वात गर्तों का आकार बढ़ता जाता है और कभी कभी ये भौम जल स्तर तक भी पहुंच जाते हैं, यानी भूमिगत जो जल स्तर होता है वहां तक भी ये धीरे धीरे गहराई बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में के नेब्रास्का तथा कोलोरेडो राज्यों में अनेक वात गर्त पाए जाते हैं। मिस्र में अपवाहन के कारण असंख्य गहरे गर्त बन गए हैं। पेट्री के अनुसार नील नदी के डेल्टा में पिछले 2600 वर्षों में कम से कम 2.5 मीटर मोटी मिट्टी की परत पवन द्वारा उड़ाकर ले जाई गई। यानी पेट्री जो विद्वान है उनके अनुसार नील नदी का जो बेसिन है या डेल्टा जो है, उस डेल्टा के जो क्षेत्र में जो है पिछले लगभग 26 वर्षों में 2.5 मीटर यानी लगभग 2.5 मीटर की जो है मिट्टी की मोटी परत जो है पवन द्वारा उड़ाकर ले जाई गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग राज्य में विग हेलो लगभग 14 किमी लंबा और 8 किमी चौड़ा और 100 मीटर गहरा है। इसके बारे में अनुमान है कि यह पवन द्वारा 10 अरब टन रेत तथा धूल के अपवाहित होने से बना है। यानी इतना जो अधिक मात्रा में पवन द्वारा उड़ा करके अपने साथ अन्य स्थान पे उसको ढीले जो पदार्थ होते हैं, असंगठित पदार्थ जो धरातल पर, उनको उड़ाकर ले जाते हैं, तो उससे ये गर्त बनते हैं। ठीक है, अब जो है ये अनेक जो स्थलाकृतियाँ जो हैं ये आपको अपने नोटबुक में ज़रूर बनानी है, क्योंकि ये जो सभी एक साथ यहाँ दे रखी हैं तो इसका डिटेल में अपन आगे अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपको जो है ये अच्छे से अपने को नोटबुक में, जैसे ये जो है ग्रेनाइट से बने ये इंसेलबर्ग, या इसके अलावा ये छत्रक इंसेलबर्ग, ये छत्रक है, और इसके अलावा ये भूस्तंभ है यहाँ पे,
ठीक है। और ये जो यारडांग और यहाँ पे जो ये जालीदार शिला और ये इधर ड्राई कांटर वगैरह जो हैं, इनके बारे में जो अपना आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको अपने नोटबुक में ज़रूर डायग्राम बना देना है। अब जो देखेंगे अपन दूसरा जो आकृति स्थलाकृति हैं, लैंडफॉर्म्स जो हैं, वो है इंसेलबर्ग। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति हैं, वायु द्वारा या पवन द्वारा जो निर्मित। तो उष्ण प्रदेशों के रेतीले क्षेत्रों में जब पवन से कोमल कण उड़ जाते हैं और अपर्दन इतना हो जाता है कि केवल ऊंचे ऊंचे कठोर ग्रेनाइट के टीले रह जाते हैं, तो वे दूर से ऐसे लगते हैं जैसे कि सागर में द्वीप स्थित हैं। इनमें पार्श्वडाल मुख्य स्थान रखता है और जर्मनी के भूगोलवेत्ता कालाहारी मरुस्थल में उत्पन्न हुए ऐसे टीलों को इंसेलबर्ग कहते हैं। यानी जो जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने इसके लिए क्या है, इंसेलबर्ग शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है द्वीपीय दृश्य। यानी जैसे मरुस्थलीय द्वीप जिसको अपन कह सकते हैं, सागर में द्वीप नहीं, मरुस्थलीय जो भाग हैं उसमें जो द्वीप की तरह दिखाई देता है। तो बाद में सभी मरुस्थलों के इस प्रकार के बने टीले को इंसेलबर्ग के नाम से पुकारा जाने लगा है, तथा डेविस तथा पेसार्की ने यह स्पष्ट किया है कि इंसेलबर्ग मरुस्थलीय अपर्दन वृत्त का अंतिम रूप है। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में जो है आपको यहाँ दे, ये जो है इंसेलबर्ग है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है, जैसे यहाँ पे जो है ये पवन द्वारा असंगठित और ढीले पदार्थों को उड़ाकर ले जाती है और कठोर जो शेल जो खंड जो होते हैं वो इस प्रकार से चारों तरफ गोलाकार हो जाते हैं और अलग से धरातल पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो अनेक इंसेलबर्ग जो जैसे सागर में द्वीप की तरह जो होते हैं, उसी प्रकार ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठोर जो चट्टानें हैं जिसके अवशेष दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। तीसरी स्थलाकृति है छत्रक शिला, यानी मशरूम रॉक। छत्रक शिला यानी छतरी के समान जो होती हैं, वो कैसे बनती हैं, तो ये जो आकृति जो है, यानी इसे अरबी भाषा में गारा कहते हैं। इसको क्या है, अरबी भाषा में क्या कहते हैं, गारा कहते हैं। ये ध्यान रखना अपने को। जिसका अर्थ छतरी नुमा शेल, यानी जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छतरी नुमा शेल आकृति से बना होता है। जब मरुस्थलीय भाग में कोई चट्टान अधिक ऊंचाई में स्थित होती हैं तो पवन अपनी अपघर्षण क्रिया, पवन जो है वो अपघर्षण जो क्रिया करती हैं वो क्या है, धरातल के निकट ज़्यादा मात्रा में करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है उसके साथ जो हवा में जो भारी और कठोर जो कई जो कण जो होते हैं उससे वो क्या है, नीचे धरातली भाग के नज़दीक वाली जो चट्टान है वहाँ पे ज़्यादा टकराते हैं। तो उससे क्या है, वो धीरे धीरे अपघर्षित होकर के वो धीरे धीरे पतली हो जाती है और ऊंचाई पर धीरे धीरे इन कणों की मात्रा जो हवा के साथ या पवन के साथ जो कम होती है, उस कारण से ये वो क्या है, सुरक्षित रहती है, या उसका धरातल के जो नज़दीक जो चट्टान है उसकी तुलना में उसका जो है अपघर्षण कम होता है। उस कारण से वो जो आकृति है वो छत्रक के समान हो जाती है, छतरी नुमा हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, छत्रक शिला कहते हैं। तो यानी पवन अपनी अपघर्षण क्रिया द्वारा उस चट्टान को काटने लगती है तथा पवन का अपघर्षण कार्य चट्टान के निचले भाग एवं आधार तल पर तीव्र गति से होता है, क्योंकि पवन के साथ भारी कंकड़ पत्थर बालू के कण नीचे के भाग में ही रहते हैं। यानी ये जो नीचे के भाग में ही भारी कंकड़ पत्थर बालू जो है या हवा या पवन के साथ रहते हैं, इस कारण से वो उसका आधार तल की जो निकट जो चट्टान है उसका वो ज़्यादा घर्षण करते हैं। इससे मरुभूमियों में खड़ी चट्टान का अपरदन निचले भाग में अधिक तथा ऊपरी भाग में कम होता है। इस प्रकार एक छतरीनुमा आकृति बन जाती है जिसे छत्रक शिला कहते हैं। सहारा मरुस्थल में इसे हमादा, यानी सहारा जो मरुस्थल है वहाँ पे इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, हमादा के नाम से जाना जाता है। चौथा स्तंभ जो है आकृति वो है भूस्तंभ या डिमोइसल। इनको हुड्स के नाम से भी जाना जाता है। ढीली कोमल शैलों के ऊपर जब कठोर व प्रतिरोधी शैलें बिछी रहती हैं तो वे नीचे की कोमल शैलों को संरक्षण प्रदान करती है और कालांतर में जब निकटवर्ती शैलों का अपरदन हो जाता है किंतु उनके शीर्ष पर कठोर शैलों का आवरण शेष रह जाता है, तो ऐसी आकृति को भूस्तंभ या डिमोसाइट कहते हैं। यानी जैसे धरातल पर जो है कठोर चट्टानें और कठोर चट्टान के नीचे कोमल चट्टानें, तो जहाँ कठोर चट्टान है वहाँ जो है वो जो ढीली चट्टान को वो सुरक्षा प्रदान करती हैं और जो उसके आसपास की जो चट्टान है उसका वो धीरे धीरे अपघर्षण या अपवाहन क्रिया द्वारा वो धीरे धीरे हटती जाती हैं, और जो जहाँ पे कठोर चट्टान के नीचे का जो कोमल जो चट्टान है उसको वो सुरक्षा प्रदान करती है ऊपर वाले चट्टान, इसलिए वो क्या है, वो स्तंभ के रूप में वो अस्थिर रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, भू
स्तंभ या डिमोइसल, जैसे ये जो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ये आपको जो है अच्छे से अपने को नोटबुक में ज़रूर बनाना है। जैसे ये जो है ये आकृतियाँ हैं यहाँ पे, ये जैसे यहाँ ऊपर कठोर चट्टानें और इसके नीचे कोमल चट्टानें, लेकिन ऊपरी कठोर चट्टान के कारण इसको क्या है, सुरक्षा प्रदान हुई है। और ये कई अनेक जो हैं भूस्तंभ अपने को दृष्टिगोचर हो रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको आपको अपने नोटबुक में ज़रूर बनाना है। अब जो है अगली जो आकृति वो है ज्यूगेन। ज्यूगेन का जो निर्माण होता है मरुस्थलीय भाग में वहाँ होता है जहाँ धरातल पर कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान क्षैतिज दिशा में, ये क्या थी, लंबवत दिशा में ऊपर थोड़ी सी भाग में थी, और क्षैतिज दिशा में जब कठोर और कोमल चट्टानों का निरंतर जो ये से परतें होती हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये ज्यूगेन की आकृति बनती है। यानी ज्यूगेन का ऊपरी भाग संकरा एवं कम चौड़ा होता है, लेकिन इसका नीचे का भाग अधिक चौड़ा हो जाता है। रात को जब चट्टानों की संधियों में स्थित जल रात्रि के समय बर्फ के रूप में जम जाता है, जिस कारण चट्टानों की दरारों में दबाव पड़ता है और चट्टानें ऊपर से टूट जाती हैं, और दिन में जल के पिघलने तथा रात्रि में बर्फ के रूप में जमने से चट्टानों के ऊपरी भाग में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्रों से होकर अपने अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा आंतरिक भाग में स्थित कोमल चट्टान को उड़ाकर ये ले जाते हैं, जिससे ये ऊपरी भाग जो है वो कठोर चट्टान पर पाए जाने से कम चौड़ा तथा आंतरिक भाग में कोमल चट्टान होने के कारण क्या हो जाता है, ये अधिक अपर्दन से अधिक चौड़े हो जाते हैं तथा इस कालांतर में ये सी ज्यूगेन जैसी या विशिष्ट आकृति बन जाती हैं। मिस्र में या अरब में यह आकृति विशेषता पाई जाती हैं और इनकी ऊंचाई 25 से 50 मीटर तक भी होती हैं, ठीक है। जैसे ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये ऊपर कठोर चट्टान है और ये नीचे जो है वो क्षैतिज अवस्था में क्या है, मुलायम चट्टान है। तो ये क्या है, हवा धीरे धीरे क्या है, इसको कठोर चट्टान की संधियों के सहारे धीरे धीरे अपर्दन करती हैं, और ये कोमल चट्टान तक धीरे धीरे अपर्दन हो जाता है संधियों के सहारे। फिर क्या है, नीचे की कोमल चट्टान का वो तीव्र गति से अपर्दन करते हैं, और ऊपर की कठोर चट्टान के यहाँ पे जो है उसका संक्रम रहता है, और जो नीचे धीरे धीरे उसका अपर्दन अपघर्षण क्रिया द्वारा, जो अपवाहन क्रिया द्वारा आदि से वो जो धूली जो मिट्टी जो या रेत के जो कण होते हैं धीरे धीरे वो बाहर उड़ कर चले जाते हैं, और धीरे धीरे ये आंतरिक भाग धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। तो ये इस प्रकार से विशेष प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, ज्यूगेन कहते हैं। अब है अगली स्थलाकृति वो है यारडांग। यारडांग जो है ये ज्यूगेन के विपरीत हैं, ठीक है। इसमें क्या है, चट्टानें जो है कोमल और मुलायम चट्टान क्या होती है, वो लंबवत पाई जाती हैं, यानी लंबवत दिशा में मिलती हैं। तो इस कारण से क्या है, ये जो आकृति हैं तो यानी एक निरंतर समानांतर जो है, ये बीच वाली कोमल चट्टान का अपघर्षण ज़्यादा हो जाता है और कठोर चट्टान में क्या है, ये सुरक्षित रहती हैं। तो इससे जो है निरंतर जो है ये हवाओं का जो अपघर्षण कार्य से ये जो आकृतियाँ बनती हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, यारडांग कहते हैं। यानी जब कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में, जब लोग मुलायम और कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं, तो पवन कठोर शेल की अपेक्षा मुलायम शेल का शीघ्र अपर्दन करके उड़ा ले जाती हैं। इस प्रकार कठोर शेल के मध्य कोमल शेलों के अपर्दित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानें के भाग खड़े रह जाते हैं। इसके पार्श्व में बहुत वायु द्वारा कटाव की नालियाँ बन जाती हैं। इस तरह के स्थल रूप को यारडांग कहते हैं, और यह प्राय पवन की दिशा के समानांतर होती है, यानी जिस दिशा में पवन बह रही होती है उसी की दिशा के अनुरूप समानांतर ये रूप में विकसित होती हैं। इनकी ऊंचाई 5 से 7 मीटर तथा चौड़ाई 8 से 40 मीटर तक होती हैं। वर्षा के प्रभाव से जब यारडांग नुकीले हो जाते हैं तो सुइयों की भांति दिखाई पड़ते हैं और दूर से देखने में कटी हुई चिमनी की तरह मालूम होते हैं, जिन्हें कोस्टेलेटेड चिमनी कहते हैं। अर्थात होम्स ने यारडांग को कॉक्स कॉम्ब्स नाम भी दिया है, ठीक है। अगली स्थलाकृति हैं वो है ड्राई कांटर या त्रिकोणाक। ड्राई कांटर यानी मरुस्थलीय भाग में जब कोई कठोर पत्थर या चट्टान धरातल पर पड़ी होती हैं, तो उसके जो चारों ओर से जब हवाएं जब चलती हैं तो उससे क्या है, अपघर्षण क्रिया द्वारा तो वो क्या है, चट्टान को धीरे धीरे क्या है अपघर्षित करते हुए त्रिकोणाकार बना देती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ड्राई कांटर कहते हैं। यानी मरुस्थलीय भागों में हवा रोड़ों पत्थरों पर भी प्रहार करती हैं,
जिस कारण पत्थरों का आकार त्रिकोण या तिकोना अथवा चतुष्कोण के आकार का हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार के पत्थर ही ड्राइकांटर कहलाते हैं। जर्मन भाषा में ड्राइकांटर का अर्थ होता है रेत के द्वारा घिसा गया या पॉलिश किया गया या तीक्ष्ण पार्श्व वाला पत्थर का टुकड़ा। यह स्थलाकृतियाँ विश्व के लगभग सभी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती हैं। अगली स्थलाकृतियाँ होती हैं जालीदार शिला। जालीदार शिला का निर्माण वहाँ होता है जब कई चट्टान जो होती है वो कई खनिज पदार्थों से यानी मिल के बनी होती हैं, तो उसमें भिन्न भिन्न जो खनिज या अलग अलग प्रकार के जो खनिज होते हैं, ठीक है, तो वो जो हैं उसमें क्या है उनकी जो ताप ग्रहण और करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती हैं। तो धीरे धीरे क्या है और उसमें जो कोमल और कठोर चट्टानों बीच बीच में पाई जाती हैं, तो उस कारण से क्या होता है धीरे धीरे ये जो इस चट्टान में कोमल और कठोर चट्टानों का जो बीच वाला जो कुछ जो भाग होता है वो धीरे धीरे अपघर्षित होकर के धीरे धीरे क्या हो जाता है वो अपघर्षित होकर के वो आर पार शिला के आर पार हो जाता है। तो जिस कारण से क्या है चत्रक शिल यानी वो जो खिड़की यानी जालीदार शिला के समान या जालक बन जाता है। यानी मरुस्थलीय भागों में किस प्रकार से बनता है एक बार देख लेते हैं इसको। तो मरुस्थलीय भागों में जब तीव्र पवन के सामने कठोर एवं कोमल चट्टानें आती हैं, तब पवन अपघर्षण तथा अपवाहन क्रिया द्वारा कोमल भागों को अपर्दित करके उड़ा ले जाती है, जिससे कठोर चट्टानों के बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इस तरह के छिद्रों से युक्त चट्टानों को क्या कहते हैं जालक या जालीदार शिला कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम पहले आ गया है, इसको आपको मैंने बता दिया है, एक बार और बता देता हूँ ये जैसे। ठीक है, ये जो है आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में ज़रूर बना देवे। ये ड्राई काउंटर का है, इधर ये या चतुष्कोणाकार आकृति। अब जो है अगली जो आकृति है वो है पुल अथवा खिड़की। पुल अथवा खिड़की यानी जालीदार शिला में पवन के निरंतर प्रवाह एवं प्रहार द्वारा पवनोन्मुखी भाग में छिद्र हो जाता है और यह छिद्र धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और चट्टान के इस आर पार छिद्र को यह जब ये आर पार हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं खिड़की या पवन वातायन कहा जाता है। और धीरे धीरे शिला का कटाव आधार तल तक हो जाता है, परंतु ऊपरी भाग छत के रूप में खड़ा रहता है। तो इस तरह के एक मेहराब की भी आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं शिला की तरह छत, शिला की जो छत है वो पुल की तरह शेष रहती है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पवन के प्रदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूप। आज इतना ही, धन्यवाद। आपको नोटबुक में ज़रूर नोट्स बना लेने और अच्छे से इस वीडियो को देखना और समझने का प्रयास करना है।